तो देखिए बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 119। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये आपके 11th स्टैंडर्ड के मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में से जाएगा। अब यहाँ पर लिस्ट वन को आपको मैच करना है लिस्ट टू के साथ। लिस्ट वन में कुछ मिनरल्स के नाम दिए गए हैं और लिस्ट टू में उनका फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए बेटा आपको जाना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड के मिनरल एंड न्यूट्रिशन चैप्टर के पेज नंबर 198 पे। मैग्नीज का जो फंक्शन है, Mn का जो फंक्शन है, वो 198 पेज नंबर पे दिया गया है। और उस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसका फंक्शन बन जाएगा, मैग्नीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। देन मैग्नीशियम Mg का जो फंक्शन है वो दिया गया है बेटा 197 पेज नंबर के ऊपर। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो फंक्शन आपको नजर आने वाला है आपका एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। बोरॉन के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा 198 पेज नंबर पे। 198 पेज नंबर पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। पोलन जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। किस प्रकार से पोलन ट्यूब को फॉर्म करने में मदद करता है वो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। और फिर से आपको जाना पड़ेगा 197 पेज नंबर पे, जहां से आपको आंसर मिल जाएगा आपके आयन का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग दी एंजाइम कैटलिस्ट। इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ए शुड बी 4। अब देखिए कितने ऑप्शन कहते हैं ए शुड बी 4, तो थर्ड करता है कहता है और फोर्थ कहता है। लेकिन अगर बी हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर बी को 3 मार्क किया हुआ है। फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन जो है वो बी को कहता है 1, लेकिन थर्ड वाला जो कहता है वो कहता है बी का 3। दैट्स वाई यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। सो थर्ड आंसर या फिर थर्ड वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट फॉर 119। आप 197 198 इस दो ही पेज के ऊपर आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 120। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच। तो ये भी बेटा सीधा सीधा आपके एनसीईआरटी में से आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स नाम के चैप्टर में जाना पड़ेगा, 11th स्टैंडर्ड के ट्रांसपोर्ट। और इस चैप्टर में जब आप जाओगे तो पेज नंबर 192 पे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो दिया गया है। ये एक्सपेरिमेंट को हम पीजीडी से भी कभी कभी रिलेट करते हैं, लेकिन 192 पे आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में हम जो बार्क रहता है उसमें से फ्लोएम को रिमूव कर देते हैं। फ्लोएम रिमूव करने के वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि फूड जो है वो एक्यूमुलेट होकर, ये जो पेड़ है उसका कुछ इस प्रकार से शेप होता है। यहाँ पर फूड एक्यूमुलेट होता है। जो फूड है वो इस रिमूव्ड पार्ट के नीचे नहीं जा पाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो नीचे से जो वाटर और मिनरल्स है वो यहाँ पर पाया जाएगा। इसका मतलब ये रिमूवल की वजह से यहाँ पर सिर्फ फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉब्लम हुआ है, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यही बेटा आपके गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। दैट्स व्हाई इसका राइट आंसर आएगा आपका फूड ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज रिलेटेड विथ योर फ्लोएम। फ्लोएम का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, उस प्रकार से यहाँ पर मास फ्लो मैकेनिज्म के आसपास ही इसका आंसर मिल जाएगा 192 पेज नंबर पर। तो 120 का आंसर आएगा थर्ड। अब 121, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। फिर से सेम चैप्टर सेम टॉपिक में से दूसरी बार क्वेश्चन आ गया है, मतलब बायोडायवर्सिटी में से दूसरी बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। 12th। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो चैप्टर है वो हम लिविंग वर्ड से क्यों ना रिलेट करें, तो हो
यस, हम इसे लिविंग वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग वर्ड में भी लास्ट में जो हमारे टूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वहां पर जो जिक्र है, तो उसे हम पढ़ाते वक्त देखो, जो एक्सपीरियंस टीचर रहता है उसको ये पता होता है कि भैया इसको बायोडाइवर्सिटी में तो फिर से पढ़ाना है, तो बायोडाइवर्सिटी में से फिर से बायोडाइवर्सिटी में तो डिटेल में पढ़ाना है। तो जब बायोडाइवर्सिटी में डिटेल में पढ़ाने ही वाले हैं, तो क्यों ना फिर यहाँ पर लिविंग वर्ड में भी इसको थोड़ा सा इसका जिक्र किया जाए, क्यों ना बच्चों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया जाए। तो जो एक्सपीरियंस टीचर है या फिर जो आ, मजे हुए खिलाड़ी है, वो तो इसका इंट्रोडक्शन आपके लिविंग वर्ड में भी देते हैं। तो दैट्स वाई लिविंग वर्ड में से भी क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हो, और बायोडायवर्सिटी में तो क्लियरली दिया हुआ है। अगर हम एनसीईआरटी के तहत या फिर एनसीईआरटी का बेस अगर पूछोगे मुझसे, तो इसका एनसीईआरटी का बेस जाता है आपके 12th स्टैंडर्ड के बायोडायवर्सिटी चैप्टर में, पेज नंबर 267। 267 पे अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो एक्स सिटू इन सिटू कंजर्वेशन का जो पैराग्राफ दिया गया है, वो पैराग्राफ के ऊपर आप क्लियरली देखो कि यहाँ पर इन सिटू के, लेकिन इसका आंसर आपको इन सिटू में मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, नॉट एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो नॉट एक्स सिटू कंजर्वेशन, दैट मीन्स दे आर इन सिटू कंजर्वेशन। और इन सिटू कंजर्वेशन में आपको क्रायो प्रिजर्वेशन दिखेगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिखेगा, और माइक्रो प्रोपोगेशन भी दिखेगा, लेकिन वहां पर आपको नेशनल पार्क दिखने वाला नहीं है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका नेशनल पार्क। देन चलो आगे, फिर से 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन इज प्रोसेस इन विच detritus is degraded into the simpler substances by microbes। क्या ये स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है? इस स्टेटमेंट के बारे में आपकी राय इन्होंने पूछी है, जिसके लिए आपको 12th स्टैंडर्ड के इकोसिस्टम चैप्टर में जाना पड़ेगा। इकोसिस्टम चैप्टर में जाने के बाद में वहां पर 243 पेज नंबर पर जाइए। 243 पेज नंबर पर आपको क्लियरली ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट दिखेंगे। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये 243 के ऊपर दिया गया है, लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हो तो ये दिया गया है 244 के ऊपर। और दोनों स्टेटमेंट्स को जब आप ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको ये पता चलेगा कि स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ। लेकिन डिकम्पोजिशन इज अ फास्टर इफ द डेट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। नो, जब लिग्निन और काइटिन होते हैं, तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है एनसीईआरटी में, एज इट इज लाइन है, जिसको आपके एनटीए ने तोड़ मरोड़ के पूछा है। दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए 122 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, दैट इज 4। देन क्वेश्चन नंबर 123। 123 के लिए भी आपको 12th में ही जाना पड़ेगा। 12th का जो आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप जाइए पेज नंबर 99 पे। और पेज नंबर 99 पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको ये सभी के सभी स्टेटमेंट्स क्लियरली दिखने वाले हैं। कुछ स्टेटमेंट्स एक्चुअली पेज नंबर 100 पे है, कुछ स्टेटमेंट जो है वो आपके पेज नंबर 99 पे है। तो पहला स्टेटमेंट कहाँ से है? तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपको पेज नंबर 100 से मिलेगा। ध्यान से देखो, लिखा है यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। Then heterochromatin is transcriptionally active. No, euchromatin is transcriptionally active. तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी 100 नंबर के पेज पर है। ये भी सेकंड स्टेटमेंट 100 नंबर के पेज पे है। लेकिन सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब थर्ड वाले की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो थर्ड वाला आपको 99 पेज नंबर पे मिलेगा। और 99 पेज नंबर पे जाने के बाद में आप जब इसकी पुष्टि करोगे, तो यू विल गेट टू नो यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो दैट्स व्हाई 99 पे सी इज करेक्ट वन। देन अगर हम चलते हैं डी के पास, तो
डी भी आपको 99 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी पे मिलेगा, जो ट्रू स्टेटमेंट है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड एर्जिनाइन। हिस्टोन ऑक्टोमर इज wrapped by negatively charged डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। ये और उसके नीचे का जो स्टेटमेंट है डी, सी और डी के बीच में सिर्फ 2 लाइन का फासला है, एक दूसरे के नीचे ही ये 99 पेज नंबर पे एक ही पैराग्राफ के अंदर ये आंसर आपको दिखने वाला है। अब ई का क्या कहना है? अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 400। नो, इसमें होते हैं बेटा 200। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी आपका जाएगा इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट भी अगर उठाया है एनटीए ने तो 99 पेज नंबर से उठाया है। दैट्स वाई अब यहाँ पर पहला है करेक्ट, दूसरा है करेक्ट, तीसरा है आपका, सॉरी, पहला है करेक्ट, दूसरा है इनकरेक्ट, तीसरा है करेक्ट, चौथा और पांचवा दैट मीन्स डी एंड ई भी आपके, सॉरी, ए है करेक्ट, बी इनकरेक्ट, सी करेक्ट, डी आपका करेक्ट और ई इनकरेक्ट, ऐसा कुछ है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर थर्ड के साथ जाना पड़ेगा कि आपका ए, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखिए ई को वो करेक्ट कह रहा है जो सही नहीं है, बी सेकेंड ऑप्शन में भी वो ई को करेक्ट कह रहा है जो सही नहीं है, थर्ड फोर्थ में भी ई को वो करेक्ट कह रहा है जो सही नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वहां पर ए सी डी यही ऑप्शन सही रहेगा। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा आपका थर्ड वन। देन क्वेश्चन नंबर 124, ये भी आपको मिलने वाला है 11th स्टैंडर्ड के मॉर्फोलॉजी चैप्टर। 11th में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पेज नंबर जाइए 69, कुछ पॉइंट 68 पर भी है। फिर से वही आ गया आपका करेक्ट इनकरेक्ट का पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट, द लिफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट। नो, लिफलेट्स नहीं होते, वो एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। सेकंड, एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म स्लेंडर एंड स्पाइरल टेंडल्स इन cucumber and pumpkin. Yes, that is correct one. देन आपका सी ऑप्शन जो है, अच्छा, ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था ये आपको 68 पेज नंबर से मिलेगा, बी वाला भी आपको 68 पेज नंबर से मिलेगा जो करेक्ट है। अब सी की अगर हम बात करते हैं, स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। ये भी करेक्ट है भैया जी। देन rhizophora shows vertically upward growing roots that help to get oxygen. Yes, that is also true. Then sub-aerially growing stems in grasses and strawberry help in vegetative propagation. मतलब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी में सब एरियली वर्ड नहीं यूज किया है। सब एरियली के जगह पर वहां पर यूज जो वर्ड है वो है अंडरग्राउंड। अब इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन किया था ये क्वेश्चन ने, लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट आने वाला है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है? तो पहले ऑप्शन में ए आ गया, मतलब ये कैंसिल कर दो। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ओनली बी एंड सी, तो ये ऐसा तो नहीं है भाई, बी है सी है लेकिन डी और ई भी तो है। देन थर्ड में फिर से ए आ गया, मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका राइट नहीं रहेगा। लेकिन फोर्थ में देखिए ए के अलावा चारों दिए हैं, मतलब आपका आंसर बन जाएगा फोर्थ। Which of the following product nitrogen fixing nodules on the root of illness? देखते ही आपको पता चल जाता है कि मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड में से। वेरी शॉकिंग, दो क्वेश्चन आ गए मिनरल न्यूट्रिशन से। मिनरल एंड न्यूट्रिशन पेज नंबर 202 पे जाइए, आपको वहां पर क्लियरली दिख जाएगा फ्रैंकिया, तो आंसर है थर्ड।
देखने की जरूरत ही नहीं है। Which one of the following plant shows axillary aestivation and diadelphous stamen? तो मॉर्फोलॉजी में जाइए फिर से। मॉर्फोलॉजी के 74 एंड 75 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिलने वाला है। लेकिन मैं अगर कहूँ तो ये आपको और एक जगह पर दिखता है, दैट इज आपके 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी नॉट फर्स्ट चैप्टर, 12th स्टैंडर्ड का जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नाम का चैप्टर है, जेनेटिक्स का जो पार्ट है, वहां पर जब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वहां पर हम जो गार्डन भी पढ़ते हैं वहां पर हम पाइजम सटाइवम के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों किस प्रकार से वो नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, लेकिन मेंडल जी ने उसे क्रॉस पॉलिनेटेड बना दिया था, उसका क्रॉस पॉलिनेशन किया था, क्योंकि नेचुरली जो पेटल्स थे वो क्लोज रहते थे। उसे ही हम कहते हैं बेटा एस्टिवेशन। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के लिहाज से देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी के पेज नंबर 74 75 से इसका आंसर आपको मिल जाता है। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, दैट इज पाइजम सटाइवम। अब पेज नंबर 127, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब होता है ऐसे फ्लावर जो हमेशा बंद रहते हैं, जो ऑटोगैमी का एक प्रकार है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो जाता है करेक्ट। सेकेंड, क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पोलिनेशन। बेटा ये भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर हमेशा बंद रहने की वजह से वहां पर आपका जो पॉलिनेशन है वो, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन विल बिकम रूल, या फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और क्रॉस पॉलिनेशन ना होने की वजह से ये आपका कहलाएगा एक डिसएडवांटेज। मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके जाएंगे करेक्ट। तो स्टेटमेंट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर आपका आएगा बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो सेकंड नंबर कहता है बोथ दी स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। अगर हम इसका एनसीईआरटी के लिहाज से अगर इसका हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं तो ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नाम के चैप्टर में पेज नंबर 28 पे मिल जाता है। 28 पे जाकर देखिए क्लिस्टोगैमी के बारे में दिया गया है। देन 128, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बेसिस। पेज नंबर 115, लाइन नंबर 8, 9, 10 लाइन। ध्यान से देखो, ये सभी लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिन एज सुन एज, वहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे ही द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर्स एमआरएनए, तो वहां पर आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका 2। 129, द डिवाइस विच कैन रिमूव particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant is, तो ये भी अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंटल इश्यूज 12, पेज नंबर 271, वहां पर जाकर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्लियरली दिख जाएगा। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट बायोलॉजी 2022, एनिमल किंगडम में भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम से पूछा गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि बेटा आपको ये जाकर ढूंढना है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट पार्ट। बायोमोलिक्यूल्स में आपको एज इट इज स्टेटमेंट मिल जाएगा। देन अगर हम देखते हैं ध्यान से
क्वेश्चन नंबर 131, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशन, जेनेटिक मैपिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो चाहे वो जेनेटिक मैपिंग हो या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दोनों ही जगह पर आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यूज होता है। दैट्स वाई आंसर आएगा 4। 12th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसके 121 नंबर पेज पर लास्ट पैरा का फर्स्ट लाइन में आपको ये आंसर मिल जाएगा। देन 132, ये इसके लिए बेटा आपको 11th के एनाटॉमी में जाना पड़ेगा। पेज नंबर 96, पॉइंट नंबर 6.4.1.4 में जाइए। सेकेंड पैरा का फर्स्ट लाइन देखिए। वहां पर आप जब जाकर देखोगे, इस स्टेटमेंट्स को बारीकी से देखोगे, तो बेटा यहाँ पर आपको नजर आएगा कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा सेकेंड और सॉरी ए एंड बी, ये करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं तो आपको दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, एपोप्लास्ट पाथवे भी और सिम्प्लास्ट पाथवे भी आपको देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 11th स्टैंडर्ड के ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जाना पड़ेगा। पेज नंबर 184, वहां पर जब आप जाओगे और ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखने वाला है कि जो चीजें हैं, फर्स्ट वाली एपोप्लास्ट इज कंटिन्यूअस एंड डजंट प्रोवाइड एनी बैरियर टू वाटर मोमेंट। यस, ये ट्रू है। कभी कभी उसमें वेरिएशन आता है, वो अलग बात है। मोमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये भी सही है। द मोमेंट डजन इन्वॉल्व क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये भी सही है भाई। सेल वॉल से उसके ऊपर के लाइन में ही बोल रहा है कि सेल वॉल के थ्रू हो रहा है। लेकिन मोमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये गलत स्टेटमेंट है, नॉट ऑब्जर्व। मोमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये देखा जाता है बच्चा आपके सिम्प्लास्ट में। Simplast pathway is showing, that is given on पेज नंबर 185। बाकी के तीन तीन जो स्टेटमेंट्स है वो 184 से मिल जाएंगे, और जो आंसर है वो आपके 185 पेज नंबर पे है। तो आंसर आ जाता है 4। देखो, अभी मैंने मेंडल का जिक्र किया था, फिर से वही आ गया, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस नाम का जो 12th का चैप्टर है। वहां पर अगर आप पेज नंबर 70 पे जाते हो तो वहां पर आपको स्टेटमेंट 1 भी दिख जाता है, स्टेटमेंट 2 भी दिख जाता है। ध्यान से देखने पर करेक्ट दोनों स्टेटमेंट कहलाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़े होंगे, चाहे आप सीबीएसई के हो या फिर आप एसएससी के स्टूडेंट रहे हो या फिर वो आईसीएससी। दोनों ये जो पॉइंट्स है ये आपको तीनों ही बोर्ड्स में 10th स्टैंडर्ड में दिखते हैं। तो उस नॉलेज के भी यूज करके अगर आंसर करोगे तो आंसर आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। देन प्रोडक्शन ऑफ cucumber हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है, और क्वेश्चन है कि प्रोडक्शन ऑफ cucumber के लिए फिर से आपको पीजीडी में जाना पड़ेगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पेज नंबर 250, लास्ट लाइन।
यस, लास्ट लाइन ऑफ लास्ट पैरा। ध्यान से देखो वहां पर, तो आपको इसका आंसर इथाइलिन मिल जाएगा। ये आपके सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन था इसी पेपर में, बॉटनी के ए पार्ट में, उससे काफी मेल खाता है। मतलब एक ही पैराग्राफ में से दो क्वेश्चन आए हुए हैं इथाइलिन के ऊपर। आंसर है इसका इथाइलिन, फीमेल फ्लावर्स प्रोडक्शन, फेमिनोजेनेसिस। ये हम लेक्चर के वक्त भी आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। तो बेटा यहाँ पर हमने सेक्शन 1 खत्म किया बॉटनी का। सेक्शन 1 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है भाई कि जो आपके एनसीईआरटी के बाहर का है। अब हम देखते हैं क्या एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन सेक्शन बी में आया है या नहीं आया है। तो चलिए, आइए सेक्शन बी के पास। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है आपका 136। फिर से सेम क्वेश्चन इसके पहले भी हमने सॉल्व किया, जिसके लिए आपको 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर में जाकर 232 पेज नंबर पे जाइए, फिर से टेबल नंबर 13.1 को ऑब्जर्व कीजिए, आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या कहता है कि किसमें आप एक स्पीशीज को प्लस दोगे, एक स्पीशीज को माइनस दोगे। कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज का नुकसान है, तो यहाँ पर माइनस माइनस आएगा। प्रिडेशन में एक का फायदा है, एक का नुकसान है। मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन करते वक्त भी प्रिडेशन और प्रे का रिलेशनशिप आपको बताया था। एमेंशियलिज्म जब हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर एक का हमेशा नुकसान होता है और एक का कोई भी एक के ऊपर ना फायदा ना नुकसान। जैसे कि हाथी घूम रहा है, हाथी अपने मस्ती में है, हाथी ने आ, अपने मस्ती मस्ती में पेड़ जो है उसको टक्कर मार दी, या फिर गुस्से में भी है हाथी और पेड़ को टक्कर मार रहा है। तो पेड़ को टक्कर मारने की वजह से पेड़ का तो नुकसान हो रहा है कि उसके ऊपर जो घोंसले थे, उसके ऊपर जो रहने वाले अन्य जो पक्षी थे या जो भी जानवर थे, उनका तो नुकसान हो रहा है। हाथी ने पेड़ को ही गिरा दिया, लेकिन हाथी को ना उसमें से कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान। दैट इज डायमेंशनलिज्म। तो यहाँ पर एक का लेकिन नुकसान हो गया, दूसरा अनअफेक्टेड, जिसको हम जीरो से इंडिकेट करते हैं। कमेंशलिज्म को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो एक का हमेशा फायदा रहेगा और दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। इसका एग्जाम्पल हमने हर्मिट क्रैब देखा था। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ओनली प्रिडेशन में एक को फायदा है, एक को नुकसान। का आंसर आ गया सेकेंड। 137 क्वेश्चन नंबर, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th के मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे जाइए, पेज नंबर 119 पे। मेथडोलॉजी जो पैराग्राफ है मेथडोलॉजी का, तो वो मेथडोलॉजी में सेवेंथ लाइन, सेवेंथ लाइन, सेवेंथ लाइन में यू विल बी एबल टू सी सीक्वेंस एनोटेशन। तो वो आपको सिंपली दिखने वाला है। डायरेक्ट सेवेंथ लाइन में से क्वेश्चन एज इट इज आया है, स्टेटमेंट एज इट इज आया है, तो 137 का आंसर आएगा सीक्वेंस एनोटेशन। देन 138, which of the following occur due to presence of autosome linked dominant trait। तो अगर हम बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 12th का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 12th का चैप्टर, पेज नंबर 89, वहां पर अगर आप जाकर देखोगे तो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये जो डिजीज है ये आपका ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। ये क्लियरली वहां पर लिखा हुआ है आपका 5.14 नंबर का जो मुद्दा है उसमें। आंसर 3।
139 इकोसिस्टम, चैप्टर 12, 12th का चैप्टर, नॉट चैप्टर 12। इकोसिस्टम में जाओ, पेज नंबर 254 पर। वहां पर आपको क्लियरली जो लास्ट, सॉरी, फिफ्थ लाइन जो है आपके फर्स्ट पैराग्राफ का, तो वहां पर आपको वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से फॉस्फरस साइकिल एक्सेलरेट होता है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। तो 139 का आंसर आ जाएगा 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट on lipids and find the correct set of statements। आ जाइए बेटा आपके बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का पेज नंबर 144। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट कहता है लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। तो वो बेटा ग्लाइकोलिपिड नहीं होता है, वो फॉस्फोलिपिड होता है। इनकरेक्ट। Saturated fatty acids possesses one or more carbon-carbon double bond। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोलिपिड वाला जो पॉइंट है वो सेकेंड पैरा का लास्ट लाइन दिखेगा आपको। और बी वाला जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोला है, तो विदाउट डबल बॉन्ड रहेगा ना भैया, तो ये भी आता है आपका इनकरेक्ट। लेकिन अगर उसी पेज पर 144 पे हम ध्यान से देखते हैं, आपका यूजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट hence remains as oil in winter, that is correct। लिपिड आर जनरली insoluble, उसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पे आपको दिखेगा करेक्ट। देन when fatty acid is esterified with glycerol monoglycerides are formed। सेम पैरा का सेम पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाता है। तो पहले दो इनकरेक्ट और लास्ट के तीन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन कहता है? तो पहले ऑप्शन में ये आ गया, करेक्ट स्टेटमेंट बताने थे, मतलब ये ऑप्शन गया, सेकंड में भी आ गया, ये भी गया, थर्ड ऑप्शन में भी ए आया तो वो भी चला गया। अब फोर्थ ऐसा ऑप्शन है जहां पर ए नहीं है दैट, लेकिन सी है, डी है, ई है। आपका आंसर बन गया बेटा 4। 141 मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड से मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पेज नंबर 36 12th स्टैंडर्ड का, वहां पर जो डायग्राम 2.13, वहां पर जो बी डायग्राम दिया गया है, वो बी डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा कि ये जो मार्क किया हुआ पार्ट है वो आपका थैलेमस है, सी। देन ये जो आपका डी दिखाया है ये सीड है। तो डायग्राम देखो ध्यान से उसी पेज नंबर 36 पेज पर। फिर उसके बाद में आपका जो बी है वो एंडोकार्प है, और ए जो है वो है आपका मिजोकार्प। असली ट्विस्ट तो यहाँ पर है बेटा, इसने पूछा है फॉल्स फ्रूट। जब हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं तो वहां पर देखो एप्पल का डायग्राम दिया है, तो फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है कि ऐसा फ्रूट, देखो नॉर्मली आपका जो फ्रूट है वो ओवरी से बनने वाला है,
लेकिन कभी कभी ओवरी के साथ अगर थैलेमस भी वहां पर इन्वॉल्व होता है तो वो जो फ्रूट है उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, सूडोकार्प कहते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स फ्रूट जो है वो थैलेमस की वजह से बनेगा या फिर थैलेमस के पार्टिसिपेशन की वजह से बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो पार्टिसिपेट करने की वजह से फॉल्स फ्रूट बना है, तो इसका आंसर आएगा सी थैलेमस। दैट मीन्स फोर्थ वाले ऑप्शन में दिया है सी थैलेमस, तो आंसर आ जाता है 4। 142। यहाँ पर 197 पेज नंबर पर जाइए, ध्यान से देखिए। पैलिंड्रोमिक बेसिक। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो आपको ट्रू सेंस में पैलिंड्रोमिक दिखेगा, और 197 पेज नंबर पे जाकर डायरेक्टली ये एज इट इज आपको डायग्राम दिखने वाला है। फिर से जो क्वेश्चन है वो मेंडल भाई साहब के बारे में है। assertion है मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment doesn't hold good for the genes that are located closely on the same chromosome, मतलब ये लिंकेज के बारे में बात कर रहा है। एंड रीजन है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर हम ध्यान से देखते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस नाम का जो चैप्टर है 12th का, उसके पेज नंबर 80 पे, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट वहां पर आपको दिख जाएंगे। और ये दोनों स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करने के बाद में आपको पता चलेगा कि आपका जो एसर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। लेकिन आपका जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, अरे भाई क्लोजली लोकेटेड रहेगा तो उसके बीच में लिंकेज रहेगा, उसके बीच में लिंकेज रहेगा तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे जाएगा ना, वो तो टुगेदर जाएगा। ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, assertion is correct but reason is not correct. Question number 144, environmental issues। environmental issues में पेज नंबर 273, उसे ध्यान से देखिए। 273 के ऊपर आपको क्लियरली दिखने वाला है। तो इट कैन नॉट, क्या पूछा है आपके सीएनजी के बारे में पूछा है, सीएनजी और डीजल को कंपेयर किया है। इट कैन नॉट बी एडल्टेटेड लाइक डीजल, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट करना है। तो दिस इज ट्रू। CNG burns more efficiently than diesel. That is also true. The same diesel engine is used in CNG versus making the cost of conversion low. No, this is false statement. It is cheaper than diesel. Yes, true. तो इसका आंसर आएगा आपका थर्ड। What is the role of large bundle sheet cells? फिर से सेम क्वेश्चन आपने इसके पहले भी इसी पेपर में देखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस, पेज नंबर 218, वहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। What is the role of large bundle sheath cells found around the vascular bundle in C4 5? तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है क्या? नहीं।
टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे नहीं होगा, यहाँ पर C4 प्लांट है। थर्ड, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल एज इट इज शोन इन फोटोसिंथेसिस 218 पे डायरेक्ट दिया गया है। आंसर थर्ड, enable the plant to tolerate no. Transfusions can be used during which one of the following? कब हम ट्रांसफ्यूजन्स को यूज करते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का जो टॉपिक है उसका लास्ट लाइन बायोटिक एप्लीकेशन, पेज नंबर 218, वहां पर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का लास्ट लाइन, वहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको जिन साइलेंसिंग आंसर मिल जाएगा। वन 147 आपका प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम पेज नंबर 42। अगर हम उस 42 को ध्यान से देखते हैं तो स्पाइरोगैरा जो है वो एल्गे है। ये एल्गे आपको शो करने वाले हैं डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जिसे हम हैप्लॉन्टिक स्टेज कहते हैं या फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देन फन जो आपका टेरिडोफाइट है वो दिखाता है आपका, अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपको पेज नंबर 42 पे मिलेगा। फन से रिलेटेड जो पॉइंट है ये वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो ये भी आपने ये मिलेगा आपको 43 में से। देन पिनारिया जो आपका ब्रायोफाइट है, ये पॉइंट आपको 42 में से मिलेगा। और बच गया आपका साइकस, ये भी आपको 42 से मिलेगा। डिप्लॉन्टिक लाइफ, तो डिप्लॉन्टिक, हेप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, स्पोरोफाइटिक, ऐसा सब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब ए जो है वो सेकंड है। ऐसे कितने ऑप्शन है जो कहते हैं ए सेकंड? तो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। लेकिन अगर हम बी को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट वाला कहता है बी इज फोर, थर्ड वाला कहता है बी इज थर्ड। गो फॉर सॉरी थर्ड, आंसर थर्ड इज राइट वन। देन क्वेश्चन नंबर 148, ट्रांसपोर्ट। वन 179 पेज नंबर, अगर हम यहाँ पर सेकेंड लास्ट पैरा का फर्स्ट लाइन, सेकेंड लास्ट पैरा ऑन पेज नंबर 179 का फर्स्ट लाइन ध्यान से देखते हैं तो वहां पर आपको क्लियरली दिखाई देता है कि जैसे जैसे आप सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा।
to lower its water potential. Then the anatomy of springwood shows some peculiar anatomy. पेज नंबर 96। आपको करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो पहला है स्प्रिंगवुड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्लीवुड, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट आएगा। देन बी, इन स्प्रिंग सीजन कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलम एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल लोम। नैरो नहीं होता है, वो ब्रॉड होता है। और वो विंटर, अगर नैरो की बात करोगे तो विंटर में प्रोड्यूस होगा, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लाइटर इन कलर करेक्ट स्टेटमेंट है ये, लाइट इन कलर। देन स्प्रिंगवुड along with autumnwood shows alternate concentric ring forming annual ring, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट हैज लोअर डेंसिटी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सिर्फ आपका बी वाला इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट का संच आपको ढूंढना है। पहले वाले में आपका तो जहां जहां बी रहेगा वो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड में बी है वो ऑप्शन नहीं आएगा। फोर्थ में बी है वो ऑप्शन नहीं आएगा। अब ए कहता है ए डी ई, लेकिन भैया वहां पर सी भी तो है आंसर। और बेटा बॉटनी पार्ट का अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेल चैप्टर में से जाएगा। पेज नंबर 139 पे वो डायग्राम जो दिए गए हैं वो क्लियरली देखो। मेटासेंट्रिक आपका जो सेंट्रोमियर रहेगा वो एट द सेंटर रहेगा। तो जब मेटासेंट्रिक होता है तो वी शेप बनता है आपका। सब मेटासेंट्रिक रहेगा तो एल शेप, फिर उसके बाद में ये जे शेप और ये रॉड शेप। अब टैली करो, ए जो है वो आएगा आपका 3। देन बी कह रहा है एक्रोसेंट्रिक क्लोज टू एंड। सी सब मेटासेंट्रिक। ध्यान से देखने पर आपको ए का आंसर निकलता है 3। ऐसे कितने ऑप्शन हैं जो कहते हैं ए का आंसर 3, ओनली वन सेकेंड वाला आंसर आपका ये है। तो इस प्रकार से बेटा हमने पूरे के पूरे 50 के 50 क्वेश्चन देखे और 50 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि जो एनसीईआरटी के बाहर का है। इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि एनसीईआरटी प्रॉपरली करो, आपको पूरे के पूरे मार्क्स 101% मिलने वाले हैं। अगर कोई यहाँ पर ये प्रॉपरली कर जाता तो उसे पूरे मार्क्स यहाँ पर श्योर मिल जाते। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन नंबर 114 गलत हो गया है। पता नहीं अब उसका कब मार्क्स मिलेगा, क्या मिलेगा। लेकिन बॉटनी के पार्ट में अगर हम 50 क्वेश्चन में से अगर आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी है, मतलब लाइन टू लाइन रेफरेंस दिया जा सकता है। अब चलिए देखते हैं हम जूलॉजी की तरफ कि जूलॉजी में क्या है, जूलॉजी में क्या आपको मिल पाता है एनसीईआरटी के बाहर का एक आध पॉइंट। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि बॉटनी में अगर आप एनसीईआरटी करते तो आप
180 में से 180 आपको आ ही जाते। अब चलते हैं जूलॉजी की तरफ।